अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मुल्क भर में जहां कहीं पर भी क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग जाकर सेलिब्रेशन को रोक रहे और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर के अंदर भी, यहां तक के शॉपिंग मॉल्स के अंदर तक ये लोग पहुंच गए हैं। ताज़ा मामला रायपुर और मैग्नेटो मॉल का बताया जा रहा है, जहां पर ये लोग पहुंच गए और जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन किया गया था, इस डेकोरेशन को बुरी तरीके से तोड़फोड़ दिया। आपको बता दूं कि पुलिस वाले वहां पर मौजूद रहने के बावजूद भी इन्हें रोकने में नाकाम रहे। ये तोड़फोड़ करने की वजह बस इतनी है, ये लोगों का कहना है कि क्रिसमस जो है ये इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये बाहर के लोग इस फेस्टिवल को यहाँ पर लेकर आए। यानी इनका कहना है कि अंग्रेज इस फेस्टिवल को इंडिया के अंदर लेके आए, इसीलिए हमें ये फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन करोड़ों की तादाद में इंडिया के अंदर अभी भी मौजूद है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक मजहब को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि कई मजहब ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं, और कुछ मजहब ऐसे भी है जो यहाँ पर हर मजहब का फेस्टिवल मनाते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि भाई खुशी का मौका है तो हम भी खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजहब को भी नहीं मानते। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले शॉपिंग मॉल के अंदर अपने चेहरे ढक कर घुस गए और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया कि हम कहीं पर भी क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि दूसरे मुल्कों से बड़ा करोड़ों का अरबों का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है। वो लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाया जाए और वहाँ पर के लोग यहाँ पर आके काम भी कर सके उनके, जबकि ज़्यादातर इंडिया के लोगों को ही वो लोग काम पर रखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर सबसे ज्यादा है दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो। अगर ऐसी हरकतें ये लोग करते रहेंगे तो मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगा। आप देख सकते हैं पुलिस वाला सिर्फ खड़ा रहकर तमाशा देख रहा है और अपने फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे इनके फोनों में कई हजारों वीडियोस होंगे, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि मामला बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का है, इसीलिए पुलिस वाले पीछे हट जाते। अगर कोई मुसलमान रहता तो सबसे पहले घोड़ी मीडिया वाले उसे नेशनल हेडलाइंस बना देते और दूसरे दिन उनका घर पर बुलडोजर भी चला दिया जाता। अब बात करते हैं कोलकाता के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2025 के बारे में। ये स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त साइंस सिटी ग्राउंड टॉप्सिया में मेला पूरी रौनक के साथ चल रहा है। ये फेयर 5 दिसंबर से शुरू हुआ है और 26 दिसंबर तक चलेगा, जहां रोज हजारों लोग विजिट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल के ट्रेड फेयर में एक अलग ही सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट बेचने वाले कुछ लड़के इंस्टाग्राम पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुके हैं। हालात ये है कि इन लड़कों की एक रील पर 20 मिलियन तक के व्यूज आ रहे हैं। इसीलिए कुछ लड़कियां जिसके 2000 या 3000 फॉलोअर्स है, सोशल मीडिया पर इनके साथ वीडियोस बना रहे और पोस्ट कर रहे हैं, और इन लड़कियों के भी अब 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनका स्टाइल, बोलने का अंदाज और कॉन्फिडेंस लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि फेयर एक तरह से रील मेकिंग स्पॉट बन गया है। बहुत सी लड़कियां और यंगस्टर्स खास तौर पर सिर्फ इन अफगान ड्राई फ्रूट सेलर के पास जा रहे हैं, इनके साथ फोटो और रील्स बना रहे हैं और फिर उन वीडियोस को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। शॉपिंग से ज्यादा यहाँ लोग वायरल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और कैमरा हर वक्त चालू रहता है। ये ट्रेड फेयर रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और एंट्री टिकट सिर्फ 70 रुपये पर पर्सन है। यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट ही नहीं बल्कि इंडिया और दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट्स, खाना, हैंडीक्राफ्ट्स और एंटरटेनमेंट सब कुछ देखने को मिलता है। अब लोग यहाँ पर टिकट लेकर शॉपिंग करने या मेला घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि अफगान ड्राई फ्रूट्स के जो लड़के हैं उनके साथ एक भी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे तो हमारे भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। खास बात यह है कि यह मेला वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर लगा हुआ होता तो अंधभक्त यहाँ पर भी पहुंच जाते और तोड़फोड़ शुरू कर देते, लव जिहाद का नाम या इल्जाम लगाकर इन लड़कों के ऊपर। किस तरीके से कुछ लड़कियां इनके साथ रील्स बना रही है और इनका हाथ पकड़ रही है। अब ये लड़के भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं और इनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। हालांकि कुछ लड़कियों को अनभक्त टारगेट करना सोशल मीडिया पर शुरू कर चुके हैं। उनके ऊपर यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम हिंदू रहकर ये लड़कों के साथ वीडियोस क्यों बना रहे। लड़की कह रही है कि बस हम इंसान हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोडंगल और नारायणपेट के इलाकों में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, उन पर सख्त और तेज जुबानी हमला बोला है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 2029 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी दोबारा तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी और इस बार 2/3 अक्सरियत के साथ पावर में वापस आएगी। इन्होंने कहा कि जब तक ये सियासत के अंदर है, कलवा खानदान को दोबारा हुकूमत में आने नहीं देंगे और केसीआर की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हर किस्म के इलेक्शन में जीत हासिल की है, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत के इलेक्शन। अवाम ने हर जगह कांग्रेस पर भरोसा जताया है और ये इस बात का सबूत है कि तेलंगाना के मुस्तकबिल कांग्रेस के साथ है।
रेवंत रेड्डी ने केसीआर और उनके खानदान पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जो लोग कभी गरीबी में पैदा हुए, जो नंगे पांव चलते थे, आज वही लोग लग्जरी बेंज गाड़ियों में महंगे फार्म हाउस में रहते हैं। सीएम ने कहा है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में उनके खानदान ने हजारों करोड़ रुपए कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिए जमा किया है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि कृष्णा दायरा पर एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ और एक भी एकड़ जमीन को पानी नसीब नहीं हुआ, जबकि अवाम बरसों से पानी और इरिगेशन के लिए तरस रही है। इन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस के दौर में इनके खानदान को हरास किया गया, इन्हें जेल भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद ये बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखते। रेड्डी ने कहा कि ये अपना काम करने पर यकीन करते हैं और समझते हैं कि हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब खुद देना होता है। चीफ मिनिस्टर ने केसीआर के चमड़ा निकालने वाले बयान पर भी सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि केसीआर 2 साल तक अपने फार्म हाउस में छुपे रहे और अब अचानक बाहर आकर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे, जो बिल्कुल गैर शाइस्ता और तौहीन आमेज है। रेवंत रेड्डी ने तांस कसते हुए कहा है कि अगर स्किमिंग का इतना ही शौक है तो शेखपेट में एक मटन शॉप पर काम कर ले, बकरियों की खाल उतारना और सिर्फ उनके पांव और सिर लेकर खुश हो जाए। रेवंत रेड्डी ने फेक पासपोर्ट केस का हवाला देते हुए कहा कि केसीआर दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने माजी को देखे। इन्होंने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पर भी तनकीद की और कहा कि जिस लीडर पर इनकी अपनी बहन इल्जाम लगा रही हो, उन्हें अपने ही बहनोई का फोन ट्रैप करवाया और जिस घर से इस डर से निकाल दिया गया कि कहीं जायदाद में हिस्सा ना मांग ले, वही लीडर आज मुझे चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव, जिन्हें केटीआर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेड्डी पर सख्त तनकीद की। केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत 2 साल के दौरान 750 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर किसानों के दुख दर्द से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वेडनेसडे की रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए केटीआर ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी बात है। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के एक मकई खरीदारी सेंटर पर जमाना नाम के एक किसान का दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। केटीआर के मुताबिक ये वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि फसल खरीदारी के लिए हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से किसानों को इंतजार और परेशानी का सामना करना पड़ा। केटीआर ने बताया कि वाकया गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के मनवापाड़ू मंडल के कलाकुंतला मकई प्रोक्यूरमेंट सेंटर पर हुआ। इन्होंने इस पूरी सूरत हाल का सीधा जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ठहराया। इनका कहना था कि यह मौत कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का सबूत है, जो वक्त पर मकई की खरीदारी शुरू करने में नाकाम रही। इस वजह से किसानों को बिना किसी रहनुमाई के घंटों और दिनों तक खरीदारी सेंटर पर इंतजार करना पड़ा। केटीआर ने कहा कि मकई की फसल 4 दिन से ज़्यादा अरसे तक सूखी रही, लेकिन हुकूमत ने उसकी खरीदारी शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इनका इल्ज़ाम है कि इस लापरवाही की वजह से किसान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद से न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले रच्चाकुंडा पुलिस ने सख्त कानून और पाबंदियां लागू कर दी है ताकि शहर में अमन सुकून और हिफाजत बरकरार रही जा सके। रच्चाकुंडा के कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर बाबू ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इस साल न्यू ईयर के मौके पर आउटडोर इवेंट्स में ना तो डीजे बॉक्सेस की इजाज़त होगी और ना ही फायरवर्क्स फोड़े जा सकते। कमिश्नर सुधीर बाबू ने यह बात एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान कही, जिसमें पब्स, बार, रेस्टोरेंट्स, फार्म हाउस और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इन्होंने सभी ऑर्गेनाइजर्स को सख्ती से हिदायत दी कि पुलिस के बनाए हुए कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, वरना किसी भी किस्म की लापरवाही पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये तमाम कदम सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं ताकि न्यू ईयर की रात किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगाने का मकसद नहीं है, बल्कि लोगों की जान और माल की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रच्चाकुंडा पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि आउटडोर इवेंट्स में डीजे म्यूजिक बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। इसके साथ साथ फायरवर्क्स पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी किस्म के बेहुदा या इनडिसेंट डांस प्रोग्राम्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजर या वेन्यू के कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मदद सब्र के साथ है। मसनद अहमद 2804। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।